हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। और अब मैं आपके लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आज का पेपर आपका हुआ है, वर्तमान भारतीय समाज और प्राथमिक शिक्षा, इसका मैं आपको पेपर सॉल्यूशन लेके आई हूँ। आज हम यहाँ पर देखेंगे आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक करके डिटेल में एक एक करके पेपर पर ही जो है अपने जो सॉल्यूशन करेंगे कि किसका कौन सा सही होगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ जल्दी से जल्द से जल्द जुड़ जाइए ताकि आपको पता चले कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं और आपका क्या स्कोर रहेगा आपके सेकंड सेमेस्टर के जो प्रथम प्रश्न पत्र संख्या है। लेकिन मेरे हिसाब से पेपर तो बहुत ही अच्छा आया था। आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर थे वो बहुत ही ईजी आए हैं, एकदम जैसे पूरा आपको सिलेबस में से ही दिया है। और बाकी अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे आए हैं और लघु भी सही आए हैं। लेकिन लघु थोड़ा घुमाकर दे दिए हैं तो थोड़ा से टफ आपको लिखने में दिक्कत हुई होगी। तो यहाँ पर पेपर आपका बहुत ही अच्छा आया। अब हम देखेंगे, अपना पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे इस टारगेट एग्जाम वाले से जुड़ जाइए ताकि आप भी अपना पेपर सॉल्व कर सकें, देख सकें कि कैसा पेपर है आपका, कि किस तरीके से आपका क्या स्कोर रहेगा। ठीक है, चलिए, ये है हमारा पेपर। तो ये हमारा पेपर है, ये देखिए आपको 2025 का पेपर है। 2 घंटे का टाइमिंग मिली थी, 50 नंबर थे इसमें आपके लिए। ठीक है, आपको यहाँ पर कंडीशन दी थी कि सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हमारे इसमें। तो इसमें हमारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है वो है राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित हैं। तो संस्तुतियाँ इसमें कौन सी संबंधित हैं? उच्च शिक्षा है या माध्यमिक है, प्राथमिक शिक्षा है या तकनीकी शिक्षा है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपने इसका राइट आंसर क्या लगाया है। तो लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो हमारा होगा, इसमें इसका राइट आंसर जो है वो होगा उच्च शिक्षा आयोग। क्या होगा? उच्च शिक्षा आयोग हुआ। तो फर्स्ट वाला जो हमारा इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, अब ऐसे नेक्स्ट देखते हैं। अगला सेकंड नंबर है, सेकंड क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन शिक्षा किस दर्शन पर आधारित थी? तो किस दर्शन पर आधारित थी? प्रकृतिवादी थी, आदर्शवाद थी या समाजवाद थी या आपके व्यवहारवाद थी? तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। आप इसमें कौन सा लगा के आए हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना कि आपके कितने क्वेश्चन इन 15 में से सही गए हैं और आपका स्कोर कितना रहा है, आपका कितना पेपर अच्छा हुआ है या कुछ गड़बड़ हुआ है। तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो इसका हमारा सेकंड होगा, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, उसका होगा आदर्शवाद। क्या होगा? आदर्शवाद। तो सेकंड वाला हमारा राइट आंसर होगा। अगर आपने ये लगाया तो आपके ये पहला और दूसरा 2 नंबर पूरे पक्के हो गए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र अत्यंत ही डैश है। तो दर्शन शास्त्र अत्यंत ही डैश क्या है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा उपयुक्त सही आएगा, उपयुक्त सभी आएगा कि नवीन भी है, प्राचीन भी है और आधुनिक है। तो उपयुक्त सही वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऐसे ही फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है इसमें थोड़ा आपको दिख नहीं होगा, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आप रविंद्रनाथ टैगोर लगा के आए हैं या गिरजू भाई बधेका लगा के आए या स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी लगा आए। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ वाले का, इसका राइट आंसर हमारा 2 वाला है, जो गिरजू भाई जो है वो इसके राइट आंसर होगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो ये किसके अंतर्गत किया गया? ये किया गया है हमारा जो धारा है 45 धारा। कौन सी? 45 धारा। तो ए फर्स्ट नंबर वाला 5 में का हमारा पहला वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद छठा है वो हमारा है, मूल्यों के विकास का संबंध किस पक्ष से होता है? तो मूल्यों के विकास का संबंध 6 वाले का इसमें हमारा राइट आंसर होगा, इसका भावात्मक से। किससे? भावात्मक से। ठीक है, ना ज्ञानात्मक होगा, ना कौशलात्मक होगा, ना मनोगत्यात्मक होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। इसको भी थोड़ा जूम करते हैं। तो 7वें नंबर जो क्वेश्चन हमारा है वो है कि मनुष्य में मूल्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो किसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? 7वें नंबर का क्वेश्चन आप बताइए मुझे क्या होगा। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा
परिवार को, किसको माना जाता है? परिवार को। तो क्योंकि परिवार जो होता है वो हमारा सर्वोपरि होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसी से हमारा क्या होता है? विकास, सबसे ज़्यादा विकास होता है। सबसे पहले हम परिवार से ही सीखते हैं, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन जो है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये तो आपको पता ही होगा। तो शिक्षा का शारीरिक विकास करना है, मानसिक विकास या नैतिक विकास? तो यहाँ पर हमारा सबसे अच्छा राइट आंसर क्या होगा? इसी में सारे विकास निहित हो जाते हैं, वो है हमारा सर्वगीण विकास, ठीक है। सर्वगीण विकास, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सर्वगीण विकास। तो यहाँ पर आपका 8 में का तीसरा नंबर क्वेश्चन सही, तीसरा वाला सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं 9वें नंबर के तरफ देखते हैं। तो 9वां हमारा जो होगा, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था, मदरसों में जो शिक्षा थी उसका माध्यम क्या था? मतलब कौन सी भाषा थी? फारसी थी, अरबी थी, उर्दू थी, ये उपयुक्त सभी होगी, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर उपयुक्त सभी दे दिया, क्योंकि लगेगा कि ये सारी क्या है, मतलब मोमडन्स में ये सारी भाषाएं होती होंगी, मतलब होती हैं पहले, तो आप यहाँ पर सही लगा देंगे। लेकिन इसका राइट आंसर हमारा 9 वाले का है, पहला नंबर है, क्या है? फारसी है। क्या है? फारसी। तो 9वें का हमारा पहला है। इसके बाद 10वां हमारा दिया है निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया है? तो निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया है? ये मैंने आपको सेकंड क्लास में भी आपको चिक चिक के पढ़ाया, बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया कि निस्यंदन सिद्धांत किसका है या छनन सिद्धांत किसका है। 10वां नंबर क्वेश्चन। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? मैकाले होगा, ठीक है। तो आपको सेकंड पेपर में से भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ऐसे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो है प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? तो प्रकृतिवाद का किस क्षेत्र में है? इसका हमारा राइट क्या होगा? उद्देश्य होगा, शिक्षण विधि होगी या पाठ्यक्रम होगा, इसके या होगा चौथा नंबर अनुशासन होगा। तो 11 नंबर का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा शिक्षण विधि। क्या होगा? शिक्षण विधि। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है उद्देश्य लगा के आए होंगे, लेकिन उद्देश्य नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? शिक्षण विधि होगा। यहाँ पर इसका सेकंड वाला 11 का हमारा सेकंड वाला राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है प्रयोजनवादी शिक्षा है। तो प्रयोजनवादी शिक्षा क्या है? तो अनुभव केंद्रित है, पाठ्यक्रम केंद्रित है या विषय केंद्रित है या बाल केंद्रित? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा 12 नंबर वाले क्वेश्चन का, इसका राइट आंसर होगा पहला वाला। क्या होगा? अनुभव केंद्रित है। जो प्रयोजनवादी शिक्षा थी वो हमारी कैसी थी? अनुभव केंद्रित थी, ठीक है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 का आपका पहला नंबर वाला क्वेश्चन ठीक होगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास है। तो ये कथन किसका है? तो मैंने आपसे कहा ही कि डेफिनेशन से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, कि डेफिनेशन आपको दे दी जाएगी, उसमें आपके राइटर पूछ लिए जाएंगे, या आपको राइटर के अनुसार जो है अति लघु में या लघु में उसकी डेफिनेशन लिखने को आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हमारा 13 नंबर का राइट आंसर होगा टैगोर। ये किसने कहा है? टैगोर जी ने कहा है कि बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास है, ठीक है। क्या है? शिक्षा से अभिप्राय, इन्होंने यहाँ पर शिक्षा की डेफिनेशन बताई है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्र सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हमारा कहाँ आयोजित किया गया था? आपका कलकत्ता में, सूरत में या दिल्ली में या मुंबई में? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन आए हैं, तो यहाँ पर इसका हमारा राइट आंसर होगा मुंबई। क्या होगा? मुंबई। तो 14 नंबर का चौथा हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद 15 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो पुस्तक है वो किसकी है? तो माउंटेन्सरी की है, प्लेटो की है, जॉन डीवी की है या रूसो की है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा जॉन डीवी। क्या होगा? जॉन डीवी। तो इनकी हमारी जो है ये पुस्तक है। आगे चलते हैं, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न पेपर पर ही सॉल्व करके देखते हैं कि किसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं कि इसके राइट आंसर क्या होगा। इसको थोड़ा जूम करते हैं क्योंकि आपको क्लियर थोड़ा दिखाई दे, ठीक है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न 16 नंबर हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है शिक्षा क्या है। तो शिक्षा की डेफिनेशन बतानी है। वैसे तो आपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ लिख ही दिया होगा कि क्या है, तो लेकिन इसकी शिक्षा की जो डेफिनेशन होगी, तो शिक्षा ज्ञान कौशल मूल विकास और आदेश अर्जित करने की प्रक्रिया। क्या है? शिक्षा क्या है? मूल विकास और विश्वास आदर्श अर्जित करने की प्रक्रिया। क्या अर्जित करने? ज्ञान कौशल मूल विश्वास और आदतें जो हैं उनको अर्जित करने की प्रक्रिया है। क्या है? अर्जित करने की प्रक्रिया। ये आपकी क्या होगी? ये डेफिनेशन होना है। वैसे तो और डिफरेंट टाइप से जो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने जिस हिसाब से लिखी होगी वो आपके अनुसार सही होगी, ठीक है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है वो है कि अध्यापक का स्थान
पर्दे के पीछे डैश जो है अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो ये जो है कथन ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारे क्या आएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या आएंगे? तो सेकंड वाले के हमारे जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या होगा? टैगोर जी होंगे। क्या होंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी होंगे 17 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर। उम्मीद है आप यही लिखे आए होंगे, इन्हीं का नाम लिखे आए होंगे। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर हमारा जो क्वेश्चन था वो था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो पर्यावरण ये बना था 1986 में बना था। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 18 वाले नंबर क्वेश्चन का। तो ये बहुत इजी से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 3 मूल्यों के नाम लिखिए। तो किन्हीं 3 मूल्यों के नाम क्या होगा? देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन हमारा, किन्हीं 3 मूल्यों के नाम बताइए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका जो 19 नंबर है इसका हमारा राइट आंसर होगा सत्य, प्रेम, अहिंसा। क्या होगा? सत्य, प्रेम, अहिंसा। सत्य, प्रेम, अहिंसा हमारा 19 वाले का राइट आंसर होगा कि ये हमारे 3 मूल्य हैं। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति आपकी कब घोषित की गई थी? ये जो हमारी है, आप कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट कीजिए कि इसका आप आंसर क्या लगा के आए हैं कि राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी। तो ये जो हमारी है ये घोषित की गई थी 1887 में। कब की गई थी? तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? ये हमारी घोषित की गई थी 1987 में। कब की गई थी? 19। अब जो है 20 नंबर क्वेश्चन का नाम आंसर होगा 1987। ठीक है, क्या होगा? 1987, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड के डिस्पैच को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वुड के डिस्पैच को। ये कब आया था? 1854 में आया था वुड का डिस्पैच। जो वुड का डिस्पैच आया था इसी को ही क्या कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको सेकंड सेमेस्टर में भी, मतलब सेकंड पेपर में भी आपको अच्छे से बताया था कि मैग्ना कार्टा क्या है, वुड का डिस्पैच क्या है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपको सेकंड पेपर से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर का आप समझ गए होंगे, इसका 1954 होगा और प्लस वुड का डिस्पैच हो कहा जाएगा इसे। ठीक है, मैग्ना कार्टा के लिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर है संकुचन। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है संकुचित रूप से शिक्षा का स्वरूप क्या है? तो संकुचित रूप से शिक्षा का स्वरूप क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर 22 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है संकुचित रूप से शिक्षा का स्वरूप क्या है? तो यहाँ पर जो आएगा वो आपका ये, आप यहाँ पर ये लिख सकते थे कि शिक्षा को क्या है, समाज में निश्चित समय और जो है स्थान पर सुनिश्चित ढंग से दी जाने वाली जो सामाजिक प्रक्रिया है के रूप में देखा जाता है। यही हमारा क्या है? संकुचित शिक्षा का स्वरूप है। ठीक है, कि समाज में क्या है, निश्चित समय पर और सभी को एक स्थान पर और समुचित ढंग से जो है जो शिक्षा दी जाती है, भाई जो प्रक्रिया है वही हमारा क्या है? शिक्षा का संकुचित स्वरूप कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका इस टाइप से राइट आंसर आएगा। वसुदैव कुटुंबकम इस पंक्ति का आशय क्या है? तो यहाँ पर इसका आशय बताना है कि इसका अर्थ आपको बताना है क्या होगा। तो इसका जो अर्थ होगा, इसका अर्थ यही होगा कि विश्व एक क्या है? परिवार है। इसका अर्थ क्या है? विश्व एक परिवार है। विश्व एक परिवार है। ठीक है, इतना सा आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखना था 23 वाले में। ठीक है, तो इसका अर्थ यही है। और 24 नंबर क्वेश्चन वो है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये तो आपको अच्छे से पता होगा, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा था, ये मैंने आपको बताया कि लॉर्ड मैकाले है उसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। जो लॉर्ड मैकाले है उसी को हम क्या कहते हैं? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहते हैं। तो उसके यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। किसे? लॉर्ड
ठीक है, लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका 24 नंबर क्वेश्चन का हमारा लॉर्ड मैकाले आएगा यहाँ पर। और 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो है उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उपनयन का आपको यहाँ पर शाब्दिक अर्थ बताना है। तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ले जाना, मतलब निकट ले जाना। ठीक है, कि विद्यार्थी को ज्ञान के निकट ले जाना। क्या है, विद्यार्थी को ज्ञान के निकट ले जाना। तो विद्यार्थी को ज्ञान के निकट ले जाना। ठीक है, यहाँ पर इसका उपनयन जो है इसका अर्थ होता है। ठीक है, निकट ले जाना या ले जाना, ये इसका राइट आंसर होगा। इसका तात्पर्य क्या होगा, इसका तात्पर्य हो गया विद्यार्थी को ज्ञान के निकट ले जाना। तो यहाँ पर 25 नंबर हमने क्वेश्चन भी देख लिया, इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको बताना है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। इसके अध्यक्ष जो होता है माता पिता या अभिभावक होते हैं। क्या होते हैं, माता पिता और अभिभावक इसके होते हैं। तो हमारे माता पिता यहाँ पर राइट आंसर आएगा, माता पिता। ठीक है, या आप यहाँ पर अभिभावक भी लिख सकते थे, अभिभावक। ठीक है, तो ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, माता पिता और अभिभावक होते हैं। ठीक है, और स्थानीय स्कूल में जो वही अभिभावक होंगे जो उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन जो है इसका हमारा राइट आंसर ये देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये है कि थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो 27 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है किस दर्शन को अर्थ क्रियान्वद, व्यवहारवाद, कारणवाद और अनुभववाद के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, किस दर्शन को जाना जाता है, क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद। उम्मीद है आप इसका अच्छा सा राइट आंसर ही लगा के आएंगे, जो मैं बताऊंगी वही आप लगा के आए होंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, व्यवहारवादी। व्यवहारवादी को हम जो है इन सभी नामों से जानते हैं। क्या आएगा राइट आंसर इसका 27 नंबर का, व्यवहारवादी। इसका राइट आंसर होगा व्यवहारिकता। क्या होगा, व्यवहारिकता। तो व्यवहारिकता जो है इसको इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये व्यवहारवाद के नाम से, कारणवाद, अनुभववाद। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर ये होगा। आपका एक लाइन में आपको इसका आंसर लिखना था केवल। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन जो है आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है। तो आदर्शवाद के अनुसार किसका महत्वपूर्ण स्थान है, तो विचारों की दुनिया और आध्यात्मिक क्षेत्र का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा, इसका आंसर ये होगा कि विचारों की दुनिया और आध्यात्मिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। किसका, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, विचारों की दुनिया, विचारों की दुनिया और क्या है, आध्यात्मिकता का क्षेत्र। क्या है, आध्यात्मिक जो क्षेत्र है उसी का क्या है, तो यही हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आदर्शवाद के अनुसार यही इसका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसके बाद 29 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, चलो इसको रफ करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो होगा प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी है। तो इसके प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होगी, तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा, तो प्रयोजनवाद के अनुसार क्या है, ये जो मानवीय अनुभव और निरंतर बदलती जो दुनिया है वही इसमें क्या है, सर्वोच्च महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, जो मानवीय अनुभव और निरंतर बदलती दुनिया है। तो यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि मानव को इन्होंने क्या है, सर्वोच्च सत्ता माना है। किसको, मानव को, मनुष्य को। ठीक है, इसके बाद 30 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा, आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं। तो आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मुझे कि इन 30 में से आपका स्कोर क्या रहा है, इन 30 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं, कि आप यही लिखे आए हैं कि आपके क्वेश्चन यही हैं, ये मतलब राइट आंसर आपके जो मैं बता रही हूँ आपके वही हैं। तो 30 का जो हमारा राइट आंसर होगा, आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं। तो आप बताइए आप कौन कौन सी और कितनी कितनी विधियां लिख के आए हैं, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। इसकी जो है, इसकी हमारी विधि है, व्याख्यान विधि है, चर्चा विधि है और अनुकरण विधि है। कौन सी, व्याख्यान विधि है,
पहली कौन सी है, यहाँ पर लिखती हूँ, पहली विधि क्या है, व्याख्यान विधि है। ठीक है, दूसरी क्या है, दूसरी जो है चर्चा विधि है। ठीक है, और तीसरी जो विधि इसमें बताई गई है वो है अनुकरण विधि, मतलब किसी को अनुकरण करके हम जो है जो सीखते हैं उसको सर्वोच्चतम माना गया है इसमें। ये 3 विधियों को जो है इसमें अपनाया गया है। ठीक है, तो व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, अनुकरण विधि, उम्मीद है आप यही लिख के आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी इसकी जो विधियां हैं आदर्शवादी शिक्षा की। अब देखते हैं आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इसको हम ऐसे ही मतलब पढ़ेंगे इसको, क्योंकि इसमें आपको डिटेल में लिखना है तो इसको समझाने के लिए तो बहुत टाइम ही लगेगा। तो ऊपर से देखते हैं, मानव जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, आपको पता ही है मानव जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है, उसके विकास के लिए, मानसिक, शारीरिक और उसके सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है, तो शिक्षा का ये महत्व है, आपने यहाँ पर लिख ही दिया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, जो 31 नंबर हमने क्वेश्चन देखा। 32 नंबर क्वेश्चन था, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता क्या है। तो वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता हमने आपको कराई थी क्लास में, तो आपको पता ही होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप अच्छे से यहाँ पर लिख के आए होंगे। ठीक है, तो फिर भी मैं आप क्या लिख सकते थे, इसमें नैतिक विकास पर बल दिया, धार्मिक और लैंगिक ज्ञान का समावेश था। ठीक है, मठों और बिहारों में शिक्षा दी जा सकती है, मैं आपको हेडिंग बता रही हूँ, इसमें आप अंदर लिख सकते थे। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा थी, प्राथमिक और उच्च शिक्षा थी, संस्कार थे, अध्ययन काल अलग अलग था। ठीक है, और क्या था, सामाजिक अर्थात सात्विक जीवन जीना था, और आत्म नियंत्रण करना था, मतलब अपने ऊपर नियंत्रण करना था सभी इच्छाओं के ऊपर। ठीक है, यही हमारी क्या थी, बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं। ठीक है, ये आपको मैंने आपको जो सर ने क्लास में अच्छे से बताया था। ठीक है, आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, आधुनिक शिक्षा का प्रकृतिवादी का क्या प्रभाव पड़ा। तो आधुनिक शिक्षा पर प्रकृतिवादी का प्रभाव, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि बाल शिक्षा केंद्रित थी, बाल मनोविज्ञान का विकास हुआ था, अनुभव पर बल दिया गया था। ठीक है, और शिक्षा मनोविज्ञान और समाजशास्त्र पर विकास किया गया था। ये स्वतंत्र शिक्षा थी, प्रकृति शिक्षा थी कि प्रकृति से रिलेटेड करके और प्रकृति के नियमों का पालन करना, ये सारी स्वतंत्र शिक्षा थी। ठीक है, और बहुत सारे बाहर के जो लोग थे उनका भी क्या था, योगदान रहा था इसमें। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद की किन्हीं 4 गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। तो प्रयोजनवाद जो है इसके आपको 4 गुण और दोष लिखने थे। ठीक है, इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग था, इसके अध्यक्ष कौन थे और इनकी नियुक्ति कब की गई थी। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हमारा था होगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें जो है हमारे जो अध्यक्ष थे वो थे, मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। ये भी आपको जो है सेकंड में भी ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप से, क्योंकि ये सेकंड जो आपका सेकंड क्वेश्चन पेपर है उसमें इसके बारे में आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, मुदालियर होंगे, डॉक्टर एस लक्ष्मण स्वामी मुदालियर या मुदालियर। अगर आप मुदालियर भी लिखे आए तो आपका राइट माना जाएगा, मुदालियर थे। और इनकी नियुक्ति कब हुई थी, मुदालियर थे, और नियुक्ति इनकी हुई थी 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर और कब, 1954 में हुई थी। ठीक है, 1954, यहाँ पर ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। ये आपको बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप यहाँ पर अगर ये लिख के आए तो आपका ये जो है राइट आंसर माना जाएगा। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन की विशेषता क्या है। तो हंटर कमीशन की विशेषता आपने पढ़ी ही होंगी, तो आप लिख के आए होंगे। इसके बाद है टैगोर के जीवन दर्शन का परिचय देते हुए उनकी प्रमुख शिक्षा का बताइए। तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन को जो है आप यहाँ पर डेफिनेशन डाल के भी लिख सकते थे कि इनके अनुसार शिक्षा क्या है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व मतलब क्वेश्चन कर सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन है जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जनसंख्या शिक्षा का तो आपको पता ही प्रमुख उद्देश्य क्या है, कि मतलब कि जनसंख्या की वृद्धि में जो कमी करना है। ठीक है, और जो सभी को शिक्षा मिले इसके लिए भी क्या है, जनसंख्या पे नियंत्रण करना है। तो इसका यही होगा। ठीक है, तो यहीं पे इसमें यही हम कह सकते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना जनसंख्या के बारे में। ठीक है, और उन्हें जानकारी देना, तो यहीं पे इसका ये उद्देश्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन था आपका भूमंडलीय ताप वृद्धि से क्या तात्पर्य है, इसके नियंत्रण के प्रमुख उपाय का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था, विद्यालय समुदाय में अंतर बताइए। तो विद्यालय समुदाय में आपको अंतर पता ही होगा कि क्या है। अंतर आप बता सकते हैं कि विद्यालय जो है हमें शिक्षा प्रदान करता है, हम विद्यार्थी का जो विकास करता है, लेकिन जो समुदाय होता है वो क्या होता है, हमारे भौगोलिक क्षेत्र और लोगों के मतलब समूह में हम इसको क्या है सीखते हैं। ठीक है,
और अपनी पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारे जो हित हैं, हमारे जो नियम कानून बनाए गए हैं, उसके लिए हमारी शिक्षा कौन देता है? समुदाय देता है, ठीक है। और विद्यालय में भी आपको जो है औपचारिक शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस टाइप से इसे लिख सकते थे, ठीक। और जो विद्यालय का जो टाइमिंग होती है, लेकिन समुदाय में क्या है, हम कभी भी कहीं भी शिक्षा मतलब ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे अंतर हो सकते थे, ठीक है। उम्मीद है आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, और जो मैंने आपसे बताया है वही आपको जो है आप लिख के आए होंगे, इसी टाइप से आप करके आएंगे क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर बताइए आपका इसमें क्या स्कोर रहा है, आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिए, तो कमेंट आप जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले आप कितना क्वेश्चन अच्छे करके आए हैं और क्या क्या आपका स्कोर रहा है, ठीक है। ओके धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए टारगेट एग्जाम ओनली पर। अब हम जो है इसके बाद अपना जो सेकंड पेपर होगा उसको सॉल्व करेंगे। ओके धन्यवाद, बाय।